जय हिंद दोस्तों। तो आज कंटिन्यू करते हैं 1909 से लेके 1917 के बीच जो विशेष घटनाएं घटी थी। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मॉडर्न इंडिया है ना। तो पहले तो हमने सीरीज़ से चलाया कैसे ब्रिटिश ने अपना एक्सपांशन किया, ये सारी चीज़ें हुई। आपका प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध है ना, फिर सारे ये सब होते रहे। मैसूर का युद्ध, 1857 की क्रांति, कांग्रेस का उदय हुआ है ना। तो अभी जो मूवमेंट है वो हम लोग लगभग आखिरी स्टेज में चल रहे हैं। शायद 4-5 लेक्चर और रहेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ड्यूरेशन में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं उनको पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे 1909 से लेके 1917 के बीच कुछ विशेष घटनाएं घटी थी उनके बारे में। ठीक है। मैंने एक्चुअली 3-4 दिन वीडियो नहीं बनाया था, जैसे मैंने बताया बिज़ी था। तो लेकिन आप लोगों ने पुराने वीडियोस देखे होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक है, एटलीस्ट लास्ट वीडियो में तो काफ़ी ज़्यादा व्यू थे। तो देखिए जब मैं फ्री रहता हूँ ना तो मैं बहुत सारी वीडियो बैक टू बैक बनाता हूँ। बट मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जब भी मैं किसी वजह से वीडियो नहीं बना पाऊँ तो आप पुराने वीडियोस को जाके पढ़ लें, ताकि हम लोग पैरेलल में आ पाएँ, है ना। मेरे को एक दिन में ज़्यादा वीडियो इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि कई बार काम रहता है तो मैं लगातार वीडियो नहीं बना पाता। तो जिस दिन मैं फ्री में हूँ उस दिन आपको बैक टू बैक वीडियो मिलेंगे। ठीक है। तो बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं करके ऐसे घबराना नहीं है। कभी ना कभी फिर गैप मैं देता ही हूँ जिसमें आप जाके पुराने वीडियोस कर पाओगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 से लेके 1911 तक के इवेंट। अभी हम लोग उसके आगे के इवेंट देखेंगे। तो एक तो इवेंट है सबसे इम्पोर्टेंट, जो था 1909 में जो मिंटो मार्ले जो सुधार हुआ था। ठीक है, उनके क्या प्रावधान है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन में आता है। दूसरा है उसी में ही एक प्रावधान था पृथक निर्वाचन मंडल का। मतलब जो मुस्लिम लोग थे उनके लिए एक प्रावधान था कि आपके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया जाएगा। इसका मतलब क्या था हम लोग पढ़ेंगे आज आगे। ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली दरबार। एक इवेंट था 1911 में। तो उसमें क्या एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ था वो पूछता है। गदर आंदोलन भी इसी टाइम आया था। वैसे तो इनका रिवीजन शायद हम लोग रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी है वहाँ भी करेंगे, लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया 1911 से लेके 17 तक जो 1909 से लेके 17 तक जो इम्पोर्टेंट इवेंट है उसको पढ़ रहे हैं, तो ये यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट है होम रूल लीग, है ना, जो आपने देखा है 1916 में स्टार्ट होता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन। तो ये इस साल के पेपर में भी आया था, अगर आप सही से कनेक्ट कर पा रहे होगे तो 2024 के मेंस में भी आया था ना। तो कुछ इम्पोर्टेंट एक्टिविटी हुई थी, एक बार आप देख लेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में आपको शायद मेरी बातें सुनाई देंगी कि ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, तो आप लिख लोगे, है ना। 4 नंबर में आया था ये क्वेश्चन। तो चलिए, हुआ क्या था। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सूरत, पहला तो क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ तो दोनों आपके नरमपंथी गरमपंथी दोनों ही क्रोधित थे। लेकिन जो नरमपंथी थे, जो मॉडरेट लोग थे, वो चाहते थे कि ज़्यादा लंबा चौड़ा विरोध ना हो, क्योंकि 1909 में कुछ संशोधन आने वाले थे। किनके? आपके मिंटो मार्ले के, मतलब जो आपके उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और आपके वायसराय। तो इस उनके दोनों के नाम पे ही रखते हैं लोग, है ना। तो 1909 में जो सुधार आने वाले थे उससे जो नरमपंथी थी उनको बहुत उम्मीद था कि अगर हम लोग थोड़ा सपोर्ट करें ब्रिटिश लोगों को तो शायद अच्छे प्रावधान आए भारतीयों के लिए, है ना। तो देखते हैं प्रावधान आए कि नहीं आए। तो ये पूछा जाता है प्रश्न, है ना, जैसे मैंने बताया 4 नंबर में पूछ सकता है। इवन मेरे से तो इंटरव्यू में पूछे थे 1935 में जो अधिनियम आया था, भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1935, उसके प्रावधान बताइए करके। तो मुझे याद था तो मैंने 5-6 गिना दिए। तो आप भी याद रखेंगे 1909, 1919, 1935। ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे वाले भी इंपॉर्टेंट है बट ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे ही बाद में फिर हमारा जो संविधान है, अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं, उनके यहाँ जो प्रावधान यूज़ हुए हैं वो ऐड ऑन होते हैं। तो सबसे पहला तो ये था कि बढ़ा हुआ प्रतिनिधित्व, मतलब जो क्या बोलते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा। प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व पेश करने का पहला प्रयास हुआ था। कुछ सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव और अन्य के लिए नामांकन। तो ये पहला प्रयास था जहाँ पे कुछ सीटों में प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान रखा गया था। ठीक है, बाकी में तो नामांकन किए गए, है ना। जो उनके सपोर्टर थे उनको ही काउंसिल में मौका दिया जाता था, है ना, ब्रिटिश लोगों के जो सपोर्टर थे। केंद्रीय विधान परिषद, है ना, उसका विस्तार हुआ। तो उसमें जो टोटल सीट पहले कम थी वो हो गई 69, है ना। इसमें कैसे डिवीजन हुआ, 69 जो है उसमें आपका देखिए 36 जो है अधिकारी, मतलब जो
गवर्नमेंट ऑफिशियल थे वो हो गया है। 5 गैर अधिकारी मतलब जो नॉन ऑफिशियल थे, जिनको क्या किया गया, नॉमिनेट किया गया है ना, वो ऑफिशियल नहीं है बट मान के चलिए फेवर करते थे मान लो ब्रिटिश लोग को, तो उनको ऑफिसर नहीं है बट उनको नॉमिनेट किया गया। उसके अलावा जो 27 थे वो थे निर्वाचित सदस्य। तो जो निर्वाचित हुए थे उनमें से क्या था, 6 जमींदार वर्ग से थे और 2 ब्रिटिश पूंजीपतियों द्वारा चुने गए थे। ठीक है, मतलब जो 27 थे इनमें से 6 जमींदारों द्वारा चयनित थे और 2 जो थे आपके पूंजीपतियों द्वारा। तो इस टाइम भी जो निर्वाचन की प्रक्रिया थी वो अभी की तरह ओपन नहीं थी। कुछ अच्छे लेवल के जो है ना, मतलब जिनके पास धन संपदा थी उनको ही ये वोटिंग का राइट्स हुआ करता था। ठीक है, तो आप ऐसा याद रखेंगे। 27 तो कितना हो गया, हाँ ठीक, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 27 हो गया, 530 ये हो गया 41 और 27 68 हो रहा है शायद। ठीक है, फिलहाल तो इतने बारे में दिया है, हो सकता है कुछ और कैटेगरी हो। तो 5 गैर नामित थे, 27 निर्वाचित सदस्य थे, जिनमें से 6 जमींदारों द्वारा और 2 ब्रिटिश पूंजीपतियों द्वारा चुने जाते थे। ठीक है, उसके बाद भारतीय प्रतिनिधित्व भी मिला किसमें, जो आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल था। ये तो हो गया आपका केंद्रीय विधान परिषद। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे वायसराय थे उसने भी अपना काउंसिल बना रखा था, कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, जो डिसीजन लेते थे। तो मान लो ये जैसे वायसराय है, ठीक है, तो उसके साथ एक आपका ये था एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या थे, अलग अलग डिपार्टमेंट के मेंबर रहते थे, है ना। तो इसमें क्या हुआ, कम से कम एक भारतीय को नियुक्त करने का प्रावधान रखा गया। तो पहला जो भारतीय थे वो थे सत्येंद्र सिन्हा, इनके बारे में प्रश्न बनता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और ये किस सदस्य के रूप में चुने गए, कानून सदस्य के रूप में, है ना, विधि लॉ मेंबर के रूप में जोड़े गए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मार्ले मिंटो सुधार जो हुआ था उसमें कुछ प्रावधान लाए गए जो भारतीयों को संतुष्ट करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो विस्तार किया गया केंद्रीय विधान परिषद का, मेंबर बढ़ाए गए और कुछ ये निर्वाचन का भी प्रावधान लाया गया। ठीक है, और एक भारतीय मेंबर को वायसराय का जो काउंसिल है, इसमें पहले सारे ब्रिटिश हुआ करते थे, उसमें एक मेंबर तो एंट्री कर लिया है। ठीक है, देखिए धीरे धीरे क्या होगा ना, 1909 है, 1919 आएगा, 1935 आएगा, तो धीरे धीरे यही जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की बात होगी। जो इनका रिप्रेजेंटेशन था काउंसिल में उसको ही बढ़ाने की बात होगी। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो तीन प्रावधान हमने पढ़े, और कुछ प्रावधान थे। जैसे लंदन में जो भारतीय परिषद कार्यालय था वहाँ पे 2 भारतीय सदस्य बनाए गए ताकि भारतीयों की जो बात है, डिमांड है, उसको लंदन में भी रखा जा सके। उसके बाद परिषदों में पहली बार विधान परिषद के रूप में संदर्भित किया गया। जो काउंसिल था उसको क्या बोला गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इससे फ़र्क क्या पड़ा, इससे फ़र्क ये पड़ा कि ये जो काउंसिल है उसको ये अधिनियम पास करने का, लॉ बनाने का पावर मिला। ठीक है, तो ये नेक्स्ट है ज़मींदारों, प्रेसिडेंसी, निगमों, विश्वविद्यालयों और वाणिज्य मंडलों के लिए भी अलग प्रतिनिधित्व, मतलब सारे जो अलग अलग सेक्शन हैं उनको प्रतिनिधित्व या फिर रिप्रेजेंटेशन का मौका मिला। विधान मंडलों की विस्तारित शक्तियाँ, तो क्या शक्तियाँ मिली उनको, ज़्यादा शक्तियाँ नहीं मिली बट थोड़ा सा बेटर तो है। किससे बेटर है, जो लास्ट टाइम हमने सुधार पढ़ा था 1892 में, उससे थोड़ा सा बेटर हुआ। पहला तो ये था कि प्रस्ताव पारित कर सकते थे, इनको प्रस्ताव पारित करने का ये मिला, पावर मिला। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे आपका, मतलब कोई भी रिजोल्यूशन है ना विधानसभा में, विधान परिषद में पास कर सकते थे, लेकिन इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता था। मतलब चाहे तो काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसको रिजेक्ट कर सकती थी। उसके बाद प्रश्न और अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे, इनके पास क्वेश्चन पूछने का पावर मिला, तो बेटर है ना पहले से, तो है ना। प्रश्न से क्या होता है, आप सरकार को की जिम्मेदारी तय करते हैं। अभी भी आप देखोगे, आप टीवी में देखते हो, क्वेश्चन आंसर जो करते हैं विपक्ष लोग, क्वेश्चन पूछती है जो विपक्ष, उसके माध्यम से क्या होता है, सरकार की जवाबदेही तय होती है ना। वो पेपर में छपता है कि विपक्ष ने ये पूछा, यहाँ पे क्या घोटाला हुआ था, फिर सरकार जवाब देती है ना। तो ये प्रश्न पूछने की जो अनुमति मिली वो काफ़ी अच्छा वो था, डेवलपमेंट था। अलग अलग बजट मदों पर मतदान कर सकते थे, लेकिन पूरे बजट पर नहीं। तो पहले आपने क्या देखा, बजट पर डिस्कशन कर सकते थे, अभी थोड़ा सा पावर और बढ़ गया। अलग अलग मद हैं, मतलब जो अलग अलग डिमांड्स हैं
उस पे ये लोग वोट कर सकते थे, लेकिन टोटल बजट पे वोट करने का इनको राइट नहीं दिया गया था। ठीक है, थोड़ा सा और अपग्रेड हुआ। अधिकांश निर्वाचित सदस्य अभी भी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे मतलब ये उन लोगों द्वारा चुने जाते थे जो जनता के प्रतिनिधि हैं, है ना। तो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ये लोग चुने जाते थे। तो डायरेक्ट इसलिए थोड़ा सा यही बोला जा रहा है कि अधिकांश जो निर्वाचित सदस्य थे, जो आपने ऊपर में 27 देखा, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या एक समान नहीं थी। तो जो अपने ये थे, ये तो हो गया सेंट्रल की बात। जो प्रांत थे, अलग अलग प्रांत में डिवाइड हुआ था। आप देखते हो बेरार है, एक असम वाला है, सिंध एक प्रांत था, बॉम्बे एक प्रेसिडेंसी थी, मद्रास एक प्रेसिडेंसी थी। तो इन अलग अलग विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या समान नहीं थी। बट ठीक है, मतलब वो तो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है ना, जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होगा वहाँ ज़्यादा मेंबर होंगे। उसके बाद एक जो बड़ा चेंज लाया 1909 के विधायक में, जो कंट्रोवर्शियल कहलाता है, वो है आपका पृथक निर्वाचन मंडल प्रणाली। तो इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था कि मुस्लिम सांप्रदायिकता को प्रोत्साहित करके राष्ट्रवादी पंक्तियों को विभाजित करना और भारतीयों के बीच बढ़ती एकता को रोकना। जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे ना, तो इन्होंने क्या करा, वो ही अलग एक एक वर्ग को ज़्यादा लालच दे दिया। इन्होंने मुस्लिमों को बोला, भाई तुम्हारे लिए तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है, तुम्हारे लिए हम लोग पृथक निर्वाचन प्रणाली लाएंगे। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली या फिर सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि कोई मुस्लिम खड़ा होगा लीडर, ठीक है। अभी अभी के टाइम में क्या होता है, रिजर्वेशन है तो खड़ा कोई भी, मतलब खड़ा मान लो किसी पर्टिकुलर वर्ग से है, ठीक है, लेकिन उसको वोट कौन देते हैं? सभी ही देते हैं। उस टाइम ऐसा व्यवस्था किया गया कि कोई सीट, मतलब अगर मुस्लिम लीडर खड़ा हो रहा है तो उसको मुस्लिम लोग ही वोट देंगे, ठीक है, हिंदू वोट नहीं देगा। तो ये हुआ आपका सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब उसके वोटर भी उस पर्टिकुलर वर्ग के होंगे। हिंदुओं को फिर उस सीट में वोट डालने की पावर नहीं थी। इस धारणा को बढ़ावा देने के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई कि हिंदू और मुस्लिमों के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हित अलग अलग हैं। मतलब जो डिवाइड एंड रूल वाली जो भावना है ना, वही चीज़ इस सेपरेट इलेक्टोरेट से ब्रिटिश ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हिंदू और मुस्लिम दोनों के जो हित हैं, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, दोनों अलग हैं। इसलिए उनके रिप्रेजेंटेशन भी होने चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है आपका इलेक्टोरल सेपरेट इलेक्टोरेट, है ना। विशेष प्रावधान क्या था? मुसलमानों को उनकी जनसंख्या की ताकत से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय योग्यता हिंदुओं की तुलना में कम रखी गई। जैसे मैंने बताया था, उस टाइम भी वोटिंग राइट था, ठीक है, लेकिन वोटिंग राइट किसके बेस पे था? जिनके पास पर्टिकुलरली इतनी संपत्ति होगी वही लोग वोट डाल पाएंगे, है ना। अभी जातीय वर्ग बोलना चाहिए, उनको ही राइट था कि वो लोग वोट दे पाएंगे। तो इसमें बोला जा रहा है कि जब मुस्लिमों के लिए वोट डालने की बात आई, तो पहले तो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए उनकी जनसंख्या से ज़्यादा अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व दिया गया। दूसरा, ज़्यादा वोटर आ सकें। अब मुसलमानों में शायद ज़्यादा वोटर नहीं आ पा रहे होंगे, तो ज़्यादा वोटर आ सके इसलिए उनकी जो आर्थिक योग्यता है कि कितनी पूंजी हो सके ताकि वो वोट डाल सकें, उसको कम रखा गया है ना। तो उसी की बात कर रहा है। इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिक बनाया, मतलब क्योंकि लीगल बन गया ना लॉ के माध्यम से। सांप्रदायिकता को वैधानिक बनाया और लॉर्ड मिंटो ना को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसको बोला जाता है? मिंटो को, ठीक है। चलिए अब आते हैं, एक और इवेंट हुआ था, दिल्ली दरबार। तो दिल्ली दरबार ने क्या किया था, आपको याद है 1905 है, उसमें बंगाल विभाजन हुआ था। तो बंगाल विभाजन को इस एक्ट के द्वारा अनल कर दिया गया था, मतलब जो विभाजन था उसको टाल दिया गया था। तो दिल्ली दरबार मतलब क्या हुआ? इस टाइम क्या हुआ था, जो आपके लंदन के राजा किंग जॉर्ज पंचम का स्वागत करने के लिए आयोजित किया गया था। और जो मुख्य निर्णय हुआ इस टाइम वो ये हुआ कि 1912 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित कर दिया। अभी तक आप लोग पढ़ रहे हैं ना, अभी तो अब जो नए हैं वो दिल्ली को ही राजधानी जानते हैं, लेकिन जब हमने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करी तो आपको पता चला है कि कलकत्ता में उस टाइम व्यापारिक लेन देन ज़्यादा हुआ करता था, तो कलकत्ता राजधानी थी, है ना। तो राजधानी को दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया 1912 में। किंग जॉर्ज पंचम ने लॉर्ड कर्जन के 1905 के विभाजन को भी रद्द कर दिया, ठीक है। तो कब किया? आपके 2011 में किया था रद्द, ठीक है।
लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल का विभाजन तब तक चला जब तक किंग जॉर्ज ने दिल्ली में 2011 में रॉयल दरबार में कर्जन के अधिनियम को रद्द नहीं किया। ठीक है, तो ये आप समझ गए। तो ये जो दिल्ली दरबार है उसका वही इंपॉर्टेंट है। ये सब इवेंट क्यों पढ़ रहे हैं, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो ये सब इवेंट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कई बार 4-5 इवेंट दे दिए रहते हैं और पूछा जाता है कि इनको सीक्वेंस में जमाइए। ठीक है, या तो 2 नंबर के प्रश्न में भी आ सकता है, दिल्ली दरबार के जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो बताइए, तो आप बता सकते हो। कैपिटल है वो दिल्ली बन गया और जो विभाजन था उसको अनल कर दिया गया। उसके बाद आता है गदर आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है, 1914 में। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें क्या पढ़ने लायक है वो भी मैं शॉर्ट में बताता हूँ। इसमें पढ़ने लायक है कि इसमें एक मुख्य लीडर कौन थे। इन्होंने एक पत्रिका चलाई थी, उसके बारे में देख लीजिएगा, गदर नाम से ही था, और कहाँ पे इनका प्रसार था और कैसे ख़त्म हुआ। ठीक है, तो इसको मैं क्विकली करूँगा ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो प्रशांत तट के साथ अमेरिकी और कनाडाई शहरों में आधारित था ये, मतलब जो वो है ना प्रशांत सागर के तटीय एरिया में, पश्चिमी, जैसे अमेरिका है मान लो, ये जो जैसे अमेरिका है तो पश्चिमी तट पे, इधर भी आप देखेंगे तो अफ्रीका हो जाता है, तो पश्चिमी तट साइड में ये लोग एक्टिव थे। पूर्व गदर क्रांतिकारी कौन कौन थे स्टार्टिंग में? रामदास पुरी, जीडी कुमार, तारकनाथ दास, सोहन सिंह बाकना और लाला हरदयाल। इनमें से किसी का भी नाम उठा के देता है, ठीक है, तो कोई भी मैच करता है तो आप टिक कर सकते हो। जीडी कुमार, तारकनाथ दास, सोहन सिंह बाकना और लाला हरदयाल, इन चारों के नाम याद रखेंगे। प्रारंभिक कार्यकर्ताओं ने वैंकूवर, ये कहाँ पे है अभी, कनाडा में, स्वदेश सेवक होम और सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, वन लाइनर क्वेश्चन में आता है कि ये जो संस्थान है इनकी स्थापना किसने की थी या फिर ये कहाँ पे हैं। तो यूनाइटेड इंडिया हाउस जो है आपके फिर से अमेरिका में ही है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। गदर का मतलब क्या होता है? गदर का मतलब होता है विद्रोह, और इसका मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, हरदयाल ने 1911 में उत्तरी अमेरिका पहुँचे और गदर आंदोलन के प्रमुख नेता बने। तो प्रमुख नेता हरदयाल थे, बाकी ये लोग सपोर्टर थे आपके, सोहन सिंह बाखना है, तारकनाथ दास है। ठीक है, एक प्रश्न है यहाँ पे, देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहाँ क्या पूछा है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है 2005 का। वेयर वर द गदर रिवॉल्यूशनरीज हु बिकेम एक्टिव ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, है ना, कहाँ पे स्थित थे जो आपके गदर के क्रांतिकारी थे, कहाँ पे स्थापित थे? तो उनका प्रश्न है, क्या वो सेंट्रल अमेरिका में थे, क्या वो नॉर्थ अमेरिका में थे, क्या वो वेस्टर्न अमेरिका में थे, क्या वो साउथ अमेरिका में थे? ठीक है, साउथ अमेरिका तो है ही नहीं, सारी चीज़ें उसमें हो रही थी। तो ये थे आपके नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि सेंट्रल अमेरिका टाइप की कुछ चीज़ नहीं है ना। अब आप यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होंगे सर आपने ऊपर में वेस्टर्न लिखा है, वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका है, ठीक है, बट वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इसीलिए ऑप्शन बी होगा। ठीक है, प्रारंभिक प्रयास क्या किया था तारकनाथ दास ने? ये देखिए, एक पत्र शुरू किया था, फ्री हिंदुस्तान। तो प्रश्न आता है फ्री हिंदुस्तान किसने शुरू किया था? तो आप अपने जो शॉर्ट नोट्स की बात करते हो उसमें लिख लीजिएगा कि तारकनाथ दास ने शुरू किया था। महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार चाहती है कि भारतीय फिजी क्या है, एक छोटा सा आइलैंड है प्रशांत सागर में, फिजी में मजदूरों के रूप में जाएं, लेकिन उत्तरी अमेरिका में नहीं, जहां उन्हें स्वतंत्र विचारों से अवगत कराया जा सकता था। मतलब अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय है वो उत्तरी अमेरिका में जाएं, क्योंकि वहाँ पे ये जो जो क्या बोलते हैं स्वतंत्रता की बात है ना, इक्वालिटी की बातें हैं, वो सब चल रही थी। तो अगर भारतीय भी उस माहौल में जाएंगे तो वो भी बोलेंगे हमें भी फ्रीडम दो यार, हमें भी डिमांड, मतलब स्वतंत्रता दो, हमें भी इक्वालिटी दो, है ना। तो वो चाहते थे कि भाई इनको मजदूर के रूप में फिजी जो है वो आइलैंड में भेज दें। और अभी भी आप देखोगे तो फिजी में तो बहुत सारे इंडियन है ना, मोदी जी भी गए थे तो उनको भी सम्मानित किया गया था। तो बट एनीवेज, तो ये चाहते थे कि नॉर्थ अमेरिका में ना रहे, अदरवाइज उनको फिर ये नए नए जो राइट्स हैं उनके बारे में पता चलेगा तो ब्रिटिश लोगों को पंगा होगा, है ना। गदरवादियों का इरादा भारत में विद्रोह लाने का था। ठीक है, लाला हरदयाल पार्टी के नेता थे जिनका उद्देश्य क्रांतिकारी साधनों के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। तो ये लोग क्या कर रहे थे, रहते बाहर में थे बट वहाँ से सपोर्ट करना चाह रहे थे कि भारत में जो है क्रांति आए। ठीक है, ये ऊपर में है, इसको मैंने काट दिया, इसको ध्यान मत दीजिएगा, मैं हटा नहीं पाया था उसको।
तो गदर योजनाओं के प्रोत्साहित करने वाली कुछ घटनाएं, तो कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिसने गदर जो ये है अभियान था उसको मोटिवेट किया था। उनमें से एक था हरदयाल की गिरफ्तारी और पलायन। तो 1914 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। उसके बाद ये एक इवेंट है जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है कोमागाटा मारू घटना 1914 में, ठीक है। और तीसरा है प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ। तो ये सब घटनाएं हैं जो जिसने इम्पैक्ट किया गदर मूवमेंट को, ठीक है। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ नीचे के स्लाइड में। तो ये क्या है, ये तो एक शिप का नाम था, जापानी शिप था, ठीक है। तो उस टाइम क्या था, बहुत सारे जो थे आपके कनाडा जाना चाहते थे, अभी भी कनाडा चलते रहता है ना, तो उस टाइम भी था। लेकिन कनाडा ने उस टाइम क्या हुआ, प्रवासी इतने सारे लोग ना आए हमारे यहाँ, तो एक नियम बनाया कि अगर कोई जहाज़ अपने मतलब कोई भी जो प्रवासी है अपने गंतव्य से ना आ रहा हो तो उसको हम लोग नहीं लेंगे। जैसे कि इस वाले में क्या हुआ, ये हांगकांग से आया, ठीक है। और इसमें बैठे कौन थे, इंडियन लोग बैठे थे, जिसमें मुख्यतः कौन थे, सिख और पंजाबी मुसलमान। भारतीय लोग बैठे थे हांगकांग, है ना। भारतीय लोग कहाँ से आए, हांगकांग से आए जापान। तो उन्होंने बोला भाई ये हमारे नियम के खिलाफ है। तो जो 376 यात्री हांगकांग से चढ़ के गए थे आपके लंदन, सॉरी कनाडा, ये आपके हांगकांग है, और वहाँ से गए ये लोग कनाडा, ठीक है। तो इनको उतरने ही नहीं दिया गया और जहाज़ से ही वापस भेज दिया, बोला चलो निकलो यहाँ से, तुम्हें जहाज़, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं कि कोई 2 महीने से 2.5 महीने से जहाज़ में चढ़ के गया है कनाडा, ठीक है, उनको ज़मीन में उतरने भी नहीं दिया गया और वापस कर दिया गया, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होगी, आपके फूड आइटम नहीं होंगे उतने, ठीक है, और बहुत सारी समस्याएं, जो भी आपको रिफ़िल करना है वो सब नहीं होंगी, तो कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। फिर जैसे ही ये लोग चूँकि इसने तो उतरने से मना कर दिया, तो सब लोग को वापस आना पड़ा। और जैसे ही एक जहाज़ जो है कलकत्ता में पहुंचा, तो कलकत्ता से पंजाब जो था मतलब उनको जाना नहीं था, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई फिर से हम लोग कनाडा जाएं। तो यात्रियों ने पंजाब जाने वाली ट्रेन में चढ़ने से इनकार किया, तो काफ़ी पुलिस ने बर्बरता से मारा उनको और 22 लोग मारे गए थे, ठीक है। तो इसी को मैं पढ़ लेता हूँ कि क्या था। हांगकांग से वैंकूवर मतलब कनाडा तक 376 यात्रियों, जिसमें मुख्य रूप से सिख और पंजाबी को ले जाने का वाला जहाज़ था। जहाज़ का नाम था कोमागाटा मारू, ठीक है। ये जापानीज़ था, इसलिए उसका नाम ऐसा है। 2 महीनों के कष्ट और अनिश्चितता के बाद कनाडाई अधिकारियों द्वारा वापस भेज दिया गया। क्यों भेज दिया गया बता दिया आपको, क्योंकि वो लोग अपने गंतव्य से नहीं थे, वो लोग दूसरे देश से आए थे, इंडियन थे बट वो आए थे हांगकांग से। व्यापक रूप से माना जाता है कि कनाडाई ब्रिटिश सरकार से प्रभावित थे। तो वही माना जा रहा है कि भाई इनको इसलिए नहीं उतारने दिया क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इनको ऑर्डर किया था कि ये भारतीय लोग यहाँ ना उतर पाएँ, ठीक है। फिर ये सब चीज़ें हैं आपका। इसमें फिर ये है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर गतिविधियाँ क्या क्या हुई। तो इन्होंने कार्रवाई का आह्वान किया। कोमागाटा मारू घटना और युद्ध के प्रकोप से उत्तेजित होकर गदर नेताओं ने भारत में ब्रिटिश शासन पर हमला करने का फैसला किया। प्रमुख व्यक्ति कौन थे, करतार सिंह सराभा, आप सुने ही हैं, है ना। रास बिहारी बोस सब आंदोलन को नेतृत्व करने के लिए कहा गया। क्रांतिकारी कार्रवाइयाँ क्या हुई, ये सब चीज़ें। पंजाब में राजनीतिक डकैतियाँ हुई। आंदोलन विफल क्यों हो गया, विफल विद्रोह। गदरवादियों ने फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी छावनियों में सशस्त्र विद्रोह के लिए 21 फरवरी 1915 की तारीख तय की, लेकिन विश्वासघात हो गया, है ना, बिट्रेयल हो गया, इसलिए ये घटना ये असफल रही। और इसको दमन करने के लिए कुछ इन्होंने कार्रवाई करी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको। अब आते हैं इसका इवोल्यूशन ऑफ गदर मूवमेंट। तो इसका मूल्यांकन करना है कि क्या गदर मूवमेंट में कुछ इम्पैक्ट छोड़ा भारत के जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसमें। तो डेफिनेटली छोड़ा है। सबसे पहला तो इनकी वैचारिक उपलब्धियां हैं। इन्होंने एक विचारधारा दिया कि लोकतांत्रिक और समतावादी सामग्री इन्होंने दिया, कि स्पष्ट रूप से कहा कि इनका उद्देश्य भारत के एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्थापना देना है ना। तो इन्होंने वो सब स्वशासन सबकी बात नहीं करी। इनका कहना था भाई हमें तो एक भारत आज़ाद चाहिए, है ना। 1857 के दौरान पंजाबियों द्वारा निभाई गई राजभक्ति भूमिका की आलोचना की। आपने याद होगा 1857 में पंजाबियों ने मदद की थी इनकी, ब्रिटिश की, ठीक है। तो इसका आलोचना किया इन्होंने। क्षेत्रीय और धार्मिक पहचानों से परे एकता को बढ़ावा दिया। इनका कोई मतलब नहीं था क्या हिंदू क्या मुस्लिम, इनका कहना था वी आर इंडियन, ठीक है। इनकी कुछ लिमिटेशन भी थी, जैसे कि संगठित और स्थायी नेतृत्व का अभाव था। एक तो हरदयाल थे, जैसे ही वो पकड़े गए तो फिर ऐसे ही कोलैप्स हो गया।
हर स्तर पर आवश्यक तैयारी के लिए विस्तार का कम आकलन, संगठनात्मक वैचारिक, मतलब थोड़ा संगठित नहीं था इन शॉर्ट। लाला हरदयाल शायद एक संगठक के रूप में काम करने के लिए अनुपयुक्त थे, मतलब उनमें ज़्यादा लीडरशिप की क्वालिटी नहीं दिखी जो सबको बांध के रख सके। गदर सैन फ्रांसिस्को में मुख्यालय वाला भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जो भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने पर केंद्रित था। तो सिंपल सा अगर एक प्रश्न आता है गदर क्या था, तो आप ये डिफाइन करेंगे। एक पत्रिका भी थी इन्हीं की ही, गदर नाम से ही, उसको भी लिख सकते हो। उसके बाद फिर यूरोप में क्रांतिकारी कुछ गतिविधियां चल रही थी उस टाइम, तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस ये याद रखिए कि एक बर्लिन समिति बनाई गई थी जिसके जो लीडर थे वो थे वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ठीक है। भूपेंद्र नाथ दत्त, इन लोगों ने सहायता करी। तो ये किस बेसिस पे काम कर रहे थे ये लोग ना, जर्मनी जो था प्रथम विश्व युद्ध में इन्वॉल्व था। किसके विरुद्ध था? ऑफकोर्स आपके क्या नाम है, ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ रही थी। तो ये लोग बार्गेन कर रहे थे कि अगर भारतीय है वो सब आपको सपोर्ट करें जर्मनी को, तो जैसे ही युद्ध जीतेंगे तो भारतीयों को स्वतंत्रता दी जाएगी। इस टाइप के कुछ प्लान चल रहे थे, ठीक है। बाकी ये सब सक्सेसफुल हुए नहीं। भारतीय सैनिकों के बीच विद्रोह भड़काने के लिए विदेश में बसे भारतीयों को स्वयं सेवक और हथियार भेजने के लिए संगठित करना और ब्रिटिश शासन पर सशस्त्र आक्रमण करने का आयोजन करना, वही चीज़ है ना। अंतर्राष्ट्रीय मिशन। यूरोप में भारतीय क्रांतिकारियों ने भारतीय सैनिकों और युद्ध बंदियों के बीच काम करने और ब्रिटिश विरोधी भावनाएं भड़काने के लिए फारस, तुर्की और बगदाद और काबुल में मिशन भेजे। एक फैक्ट है, उसको याद रखिएगा। यह है राजा महेंद्र प्रताप सिंह, बरकतुल्ला और उबैदुल्ला सिंधी के नेतृत्व में एक मिशन क्राउन प्रिंस अमानुल्लाह की मदद से एक अस्थायी भारतीय सरकार का गठन करने के लिए काबुल गया। काबुल में एक अस्थायी सरकार बनाने की कोशिश की। उनको लगा कि भाई हो सकता है हमें सपोर्ट मिलता जाएगा और ये जो अस्थायी सरकार है कल के दिन एक फुल फ्लेज फ्री इंडिया के लिए काम करेगी, ठीक है। तो इसमें बस इंपॉर्टेंट ये है कि ये फैक्ट कई बार पूछ देता है। उस टाइम पूछा जाता था इसमें विजन आईएएस के टेस्ट में, आप एक बार देख लेंगे अगर आया तो। अब आते हैं जो इस पूरे चैप्टर का सार है, वो है होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है। तो इसका क्या पर्पस था? प्रथम विश्व युद्ध के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया जो थी उससे ही ये निकल के आया। होम रूल लीग आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता था, जो गदर साहसिक कार्य की तुलना में कम उत्तेजित लेकिन अधिक प्रभावी था। मतलब ये प्रभावी बहुत था, बट ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी नहीं था। मतलब शांत तरीके से काम करते थे और भारत को एक स्वशासन दिलाने के लिए काम कर रहे थे। भारतीय होम रूल लीग आयरिश किससे प्रभावित था ये पूछेगा तो आप लिख सकते हो कि ये आयरिश मतलब जो आयरलैंड है ना उससे प्रभावित था। आयरिश होम रूल लीग, वहाँ पे भी वो भी आपके ब्रिटिश के शासन में थे, तो वहाँ पे उन्होंने बार्गेन करके बोला कि भाई हमें स्वशासन करने की छूट दो। तो आयरिश होम रूल लीग की तर्ज पर संगठित किए गए थे और आक्रामक राजनीति के एक नए रुझान के उदय पर प्रतिनिधित्व करते थे। प्रारंभिक प्रयास क्या किया गया? आपके दो लीडर थे, आप छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में भी पढ़ोगे कि तिलक और बेसेंट ने महसूस किया, एनी बेसेंट ने महसूस किया कि उदारवादी प्रभुत्व वाली कांग्रेस की स्वीकृति और उग्रवादियों का सहयोग आवश्यक है। इन्होंने महसूस किया कि जो सूरत के अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दोनों विभाजित हो गए थे, तो दोनों को अलग अलग नहीं, हमें दोनों का ही सहयोग चाहिए, तभी कहीं होम रूल लीग सक्सेस कर पाएगा। 1914 के कांग्रेस सत्र में उदारवादी और उग्रवादी समझौते तक पहुंचने में विफल रहे। इन्होंने कोशिश करी कि दोनों वर्गों को मिलाया जाए, उग्रवादी मतलब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट को, बट 1914 में सक्सेस नहीं मिला। कांग्रेस पर दबाव बनाए रखते हुए अपने स्वयं के राजनीतिक गतिविधि को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। अब क्या हुआ, इन दोनों को सक्सेस मिला नहीं नरम दल और गरम दल को मिलाने में, तो इन्होंने क्या किया, खुद की जो होम रूल लीग थी उसको कंटिन्यू रखा। अब आते हैं एनी बेसेंट का प्रारंभिक अभियान। तो इन्होंने कैसे स्टार्ट किया? 1915 की शुरुआत बेसेंट ने श्वेत उपनिवेशकों की तर्ज पर युद्ध के बाद भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए एक अभियान शुरू किया। मतलब इन्होंने बोला कि जो श्वेत उपनिवेश थे, श्वेत उपनिवेश मतलब सिंपल सा बोला जाए तो वो कंट्री जहाँ पे आपके यूरोपियन लोग रहते थे, बट वो भी ब्रिटिश के अंडर थे, मतलब ब्रिटिश के उपनिवेश थे। उनकी तर्ज पे ही, जैसे उन्होंने आयरिश का एग्जांपल लिया, आयरलैंड की तर्ज पे हमें भी स्वशासन मिल जाए भारत में। अपने अखबार, इनके दो अखबार थे जो पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है, वो फैक्ट याद रखेंगे, शॉर्ट नोट्स में आपके लिखा जाएगा। वो है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ठीक है। और
सार्वजनिक बैठकों और सम्मेलनों के माध्यम से अभियान चलाया। 1915 के कांग्रेस सत्र में तिलक और बेसेंट को कुछ सफलता मिली क्योंकि उग्रवादियों को फिर से प्रवेश दिया गया। ठीक है, तो इनका पहला सक्सेस क्या हुआ, उग्रवादियाँ मतलब जो आपके गरम दल वाले नेता थे ना, उन सबको हटा दिया गया था कांग्रेस से, तो उन लोगों को प्रवेश दिलाने में मदद मिली। और ये तभी हो सका क्योंकि उस टाइम फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो गई थी। मेहता कौन है, मेहता वही थे ना जो सूरत अधिवेशन में थोड़ा बगावत हुआ था तो उन पर किसी ने जूता फेंक दिए थे। ठीक है, तो अब उनकी मृत्यु हो गई थी तो थोड़ा ठंडा भी पड़ गया, चलो भाई ले आओ। हालांकि बेसेंट अपनी होम रूल लीग योजना के लिए कांग्रेस की मंजूरी प्राप्त करने में विफल रही। ये जो 1915 है उसमें उनको मंजूरी नहीं मिली होम रूल लीग के लिए। कांग्रेस ने क्या फैसला किया कि वो शैक्षिक प्रसार करेंगे और स्थानीय स्तर की समितियों के पुनरुद्धार के लिए काम करेंगे, है ना। मतलब उन्होंने बोला कि हम शिक्षा का प्रसार करते हैं और जो लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल बॉडी में जो समिति हैं उन पे वो करेंगे। जब कांग्रेस ने इन प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं किया तो बेसेंट ने अपनी स्वयं की लीग स्थापित करने की कार्रवाई शुरू की। ठीक है, अभी तक वो अपना थोड़ा थोड़ा राजनीतिक रोल दिखा रही थी, बट जैसे ही इसने मना किया तो फिर मतलब कांग्रेस मानी नहीं 1915 में, तो इन्होंने अपना होम रूल लीग स्टार्ट कर दिया। और इसके क्या फैक्टर थे, क्यों होम रूल लीग का ये हुआ, फैक्टर क्या थे जिसके कारण होम रूल लीग का जन्म हुआ। पहला तो है लोकप्रिय दबाव। राष्ट्रवादियों के एक वर्ग ने महसूस किया कि सरकार से रियायतें या फिर कंसेशन प्राप्त करने के लिए लोकप्रिय दबाव चाहिए, है ना। ठंडा हो गया था जब कांग्रेस का डिवीजन हुआ, तो कोई ऐसी पावर चाहिए जो कि दबाव बना सके, तो एक होम रूल लीग के रूप में ये खड़े हुए। मोहभंग, उदारवादी मार्ले मिंटो सुधारों से निराश थे। जो आपके ये थे ना मॉडरेट या फिर नरमपंथी, उनको लग रहा था कि भाई मार्ले मिंटो सुधार से तो काफ़ी कुछ हो जाएगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो कम्युनल इलेक्टोरेट ला लिया है, अलग क्या बोलना चाहिए, अलग इलेक्टोरेट है ना, तो वो समझ गया कि भाई अंग्रेज़ों से तो उम्मीद करना बेकार है। तीसरा था युद्धकालीन कठिनाइयाँ। जब युद्ध का समय चल रहा था तो फिर सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ने लग गई और ज़्यादा टैक्स लेने लग गए, तो इन जो युद्धकालीन कष्ट थे उनके बोझ का विरोध करने के लिए एक आवाज़ चाहिए थी, तो होम रूल लीग उस आवाज़ के रूप में उभरी। नेक्स्ट है औपनिवेशिक मिथक का पर्दाफाश। दिख गया क्या इनका वो है, मतलब कोई भी देश जो उपनिवेशिक देश थे जैसे आपके ब्रिटिश हैं, ठीक है, तो उनकी इच्छा शक्ति दिख गई कि ये बस अपना विस्तार करना चाहते हैं और भारतीयों को बस यूज़ कर रहे हैं ना, क्योंकि भारतीयों को सैनिक के तौर पे यूज़ किया था इन्होंने 1914 के युद्ध में, वो ऐसे भी यूज़ कर रहे थे, बट मैक्सिमम जो थे भारतीय लोग लड़ रहे थे अंग्रेज़ों के साइड से। फिर तिलक का नेतृत्व आया, जो उनको 6 साल जेल भेज दिया गया था मांडले में, वो रिहा हो गए। तिलक जून 1914 में रिहा होने के बाद नेतृत्व संभालने के लिए तैयार थे और सरकार को अपनी वफादारी और उदारवादियों को अपनी सुधारवादी इरादों का आश्वासन देने के लिए सुलह के इशारे किए थे। ठीक है, मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो सरकार से भी एकदम ज़्यादा अग्रेसिव नहीं थे, वो बस चाह रहे थे कि भाई जेल में रह के तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, तो वो चाह रहे थे कि अब डिप्लोमेसी से जीता जाए। तो वो थोड़े नरम भी हो गए थे जब आपका सूरत स्प्लिट हुआ था, उन्होंने तो माफ़ी भी मांगी थी नरम पंथियों से, लेकिन मेहता साहब माने नहीं थे। लेकिन अभी फ़िलहाल वो बहुत पॉजिटिव थे कि 6 साल वेस्ट हो गए मेरे जेल में, अभी फ़िलहाल मैं वापस आ गया हूँ तो लीडरशिप संभाल सकता हूँ। तो देखिए लीडर, तो इसमें क्या हुआ, 2 लीग बने। ये जो आप छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में पढ़ोगे 2 लीग बने, उनमें से एक लीग था आपका तिलक का लीग, जो कि अप्रैल 1916 में, तो आप याद रखेंगे इसमें इनका पहले शुरू हुआ अप्रैल 1916 में, एनी बिसेंट का सितंबर 16 में शुरू हुआ। कहाँ से, मद्रास में। इनका जो एरिया था कहाँ था, मद्रास में, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में इनका मद्रास था। महाराष्ट्र में था आपका तिलक का, और बॉम्बे को छोड़ के बाकी सारा, जैसे आप छत्तीसगढ़ पहले इसका ही पार्ट था ना, किसका, मध्य प्रांत और बरार का, तो इसीलिए छत्तीसगढ़ भी तिलक के लीग में आ रहा था। ठीक है, और कर्नाटक, ये सारे जो एरिया हैं ना, जैसे मान लो मैं ऐसे मैप बनाता हूँ इंडिया का, ठीक है, ठीक ठाक मैप बना लेता हूँ लगता है, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो एरिया था ना, लगभग इतना एरिया, इसमें ही तिलक का वो था, बरार यहाँ भी मान लो, बाकी सब जगह जैसे मद्रास हो गया, इन सब में जो 200 शाखाएं खोली थी किसने, एनी बिसेंट ने। बट इशू क्या था,
तिलक का भले ही कम एरिया में था बट ये प्रभावशाली था, जबकि एनी बेसेंट भले पूरे इंडिया में कर रही थी, पंजाब पंजाब जहाँ भी फैल गई, लेकिन काफ़ी ढीले तौर पे, है ना, मेंबर भी तो होने चाहिए आपके। तो इनके मांग में क्या था? तिलक की मांग में था स्वराज्य, भाषाई राज्यों का गठन और देसी भाषाओं में शिक्षा शामिल थी। इनके मेन डिमांड ये थे। और एनी बेसेंट की शाखाएं कहाँ थी? आपकी 200 शाखाएं थी। तिलक की तुलना में ढीले और तौर पे संगठित थे और इसके जो सचिव थे वो थे जॉर्ज अरुंडेल। मुख्य कार्यकारी कौन थे इसमें? बीपी वाडिया, सीपी रामास्वामी अय्यर, ये सब। ठीक है, ये सब क्यों पढ़ा जा रहा है, इन लोगों के नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ना तो इनके नाम दिए रहते हैं कि मान लो क्वेश्चन को घुमाना रहा तो ये बोल देगा कि बीपी वाडिया और सीपी रामास्वामी तिलक के साथ होम रूल लीग में मदद कर रहे थे, तो स्टेटमेंट गलत है। वो एनी बेसेंट के साथ थे। उसके बाद उसी टाइम एक बॉम्बे यंग इंडिया स्टार्ट हुआ था। देखो, यंग इंडिया आप सबको पता है गांधी जी ने स्टार्ट किया था, बट एक और मैगज़ीन था उस टाइम। तो इन्हीं क्षेत्रीय भाषाओं और इसके प्रचार के लिए बॉम्बे यंग इंडिया स्टार्ट किया था जमुना दास, द्वारकादास, शंकर लाल बैंकर और इंदुकलाल याग्निक ने। ठीक है, अब होम रूल लीग का विस्तार कहाँ था? सिंपल सा चीज़ें हैं। होम रूल लीग आंदोलन में मोतीलाल, जवाहरलाल, भूला भाई देसाई, सी आर दास, एम मतलब मदन मोहन मालवीय, जिन्ना, सप्रू सब जुड़े हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय पहुंच भी था, है ना, कहाँ कहाँ था? लंदन और न्यूयॉर्क में फैल गया। लाला लाजपत राय का योगदान क्या था? लाला लाजपत राय कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में इंग्लैंड गए, वहाँ से अमेरिका चले गए, 5 साल तक रहे और उन्होंने अमेरिका में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। उदारवादी समर्थन, तो उदारवादी भी कई उदारवादी कांग्रेसी जो कांग्रेस की निष्क्रियता से निराश थे और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के कुछ सदस्य भी शामिल हुए। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने स्टार्ट किया था? गोखले ने, है ना, वो याद रखेंगे आप। हालांकि एंग्लो इंडियन अधिकांश मुस्लिम और दक्षिण के गैर ब्राह्मण शामिल नहीं हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि होम रूल लीग का अर्थ होगा हिंदू बहुमत का शासन। तो अगर इसका क्रिटिसिज्म करने के लिए बोले, जिस टाइप का आजकल प्रश्न आ रहा है, तो आप बोलेंगे कि सभी लोग शामिल नहीं थे। कुछ लोगों को लगा कि ये सिर्फ हिंदू इच्छाओं का सपोर्ट करेगी, है ना। इनके कार्यक्रम क्या थे? ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं आपको टॉप लाइन बता देता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। एक तो राजनीतिक शिक्षा, पॉलिटिकल एजुकेशन देखना चाह रहे थे। जन भागीदारी, मतलब लोगों का सपोर्ट चाह रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा। मीडिया अभियान, जैसे आपने देखा कॉमनवेल्थ है, फ्री, है ना, और यंग इंडिया नहीं, क्या था, जस्ट अ मिनट, अपना ये यार न्यू इंडिया, न्यू इंडिया आप याद रखेंगे। जैसे मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ, न्यू इंडिया है वो था एनी बेसेंट का, और ये यंग इंडिया है गांधी जी का। एग्ज़ाम में ना यही जो वो है कंफ्यूजिंग पॉइंट है वही पूछे जाते हैं। ठीक है, सामाजिक कार्य किए इन्होंने बहुत सारे। इनका उद्देश्य आम आदमी तक स्वशासन के रूप में होम रूल लीग का संदेश पहुंचाना था। इसमें पहले की गतिविधियां की तुलना में कहीं अधिक अपील की गई। इसने गुजरात और सिंध तक राजनीतिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को भी आकर्षित किया। तो ये सब अचीवमेंट के रूप में आप लिख सकते हो। अब होम रूल लीग के खिलाफ सरकार की प्रतिक्रिया कैसी थी? तो पहला तो है दमनकारी प्रतिक्रिया, है ना। उन्होंने क्या किया? जो दोनों ही नेता थे, तिलक और एनी बेसेंट, दोनों को सप्रेस किया और अल्टीमेटली उनके सप्रेशन के आगे झुकना पड़ा इनको। तिलक को पंजाब और दिल्ली में प्रवेश करने से मना किया। 1917 में एनी बेसेंट और उनके सहयोगियों बीपी वाडिया, जॉर्ज अरुणडेल को गिरफ्तार किया गया। और जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया गया तो उसके विरोध में जो सर एस सुब्रमण्यम अय्यर है, उन्होंने अपनी नाइटहुड त्याग दी थी। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तारी के विरोध में। तिलक ने निष्क्रिय प्रतिरोध के कार्यक्रम की वकालत की। निष्क्रिय प्रतिरोध मतलब पैसिव रेजिस्टेंस, है ना। सुलह का दृष्टिकोण, इसमें क्या हुआ कि मॉन्टेग्यू, जो आपका उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ने भारत में ब्रिटिश शासन के ये दीर्घकालिक लक्ष्य के रूप में स्वशासन को रखा। इन्होंने वो सपने दिखाए फिर से कि आपको स्वशासन देंगे आगे आने वाले दिनों में। बेसेंट को रिहा कर दिया, जो जेल में थी उसको रिहा कर दिया गया, जिससे जो उदारवादी लोग थे, जो इनके जेल जाने से क्या हुआ था, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। उन लोगों को थोड़ा शांत करना था, है ना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने राष्ट्रवादी पंक्ति को और विभाजित किया। तो जो वही मैं बता रहा था कि इसने होम रूल लीग तो शुरू किया बेसेंट ने, लेकिन
उसको भी फिर से ये जो कैरेट और स्टिक वाली बात, उसको लगा कि अब ये नया सुधार आने वाला है 1919 में, तो उससे भारतीयों को स्वशासन मिल जाएगा, तो उन्होंने भी अपनी गतिविधि स्लो कर दी, है ना। होम रूल लीग का पतन कैसे हुआ? नेतृत्व का अभाव, जैसे आपने देखा 2 ही लोग चला रहे थे। तिलक की अनुपस्थिति, तिलक को एक मामले में विदेश जाना पड़ा। बिसेंट का अनिर्णय, ये कन्फ्यूज़ हो गई। अब ये करे तो करे क्या, या तो हम ब्रिटिश लोगों का विरोध करें, या फिर ब्रिटिश लोग जो बोल रहे हैं कि हम भाई अब 1919 में सुधार लाएंगे इंडियन काउंसिल एक्ट में, तो उसका इंतज़ार करें। तो ये अनिर्णय की स्थिति में पहुंच गई और आंदोलन का भाग्य फिर मतलब फेल हो गया। बेसेंट के सकारात्मक नेतृत्व देने में असफल होने और तिलक के इंग्लैंड में होने के कारण आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। यही दो लीडर थे ना, दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए हैं और ये ख़त्म हो गया। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है पूरा होम रूल लीग का, जिससे क्वेश्चन बन सकता है, वो है ये 1920 में इसका नाम बदल के स्वराज्य सभा रख दिया गया। ठीक है, किसका? होम रूल लीग। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया था ऐसे, तो इसको याद रखेंगे। इसको ये जो स्वराज्य सभा है ना, ये पूछा जाएगा तो आप, अरे क्या हो रहा है, स्वराज्य सभा क्या है, किसका पुराना नाम था? तो ये होम रूल लीग का ही नाम था। ठीक है, इस फैक्ट को आप याद रखेंगे अपनी कॉपी में। अब क्या करते हैं, सकारात्मक उपलब्धियां समझ ही गए। जन संगठन मतलब जो शिक्षित अभिजात वर्ग से जनता पर जोर दिया और आंदोलन को स्थायी रूप से उदारवादियों तक निर्धारित मार्ग से विचलित किया। मतलब जो उदारवादी थे, शहरी क्षेत्रों में थे, तो इस आंदोलन ने ज़्यादा गहराई दी। जैसे आपने देखा कि गुजरात के जो पिछड़े क्षेत्र थे वहाँ तक भी पहुँच गया था। शहरी ग्रामीण संबंध, शहर और गांव के बीच एक संगठनात्मक कड़ी बनाई, जो कि बाद के वर्षों में महत्वपूर्ण साबित हुई। ठीक है, गांधीवादी युग के लिए तैयारी, जनता को गांधीवादी शैली की राजनीति के लिए तैयार किया। जो आपके पैसिव रेजिस्टेंस की बात की थी तिलक ने, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जो होम रूल लीग है एक स्विच ओवर की तरह काम कर रहा है। हम लोग पुरानी विधियों से जो गांधीवादी युग आने वाला है इस चैप्टर के बाद, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। नीतियाँ क्या थी? मॉन्टेग्यू की अगस्त 1917 की घोषणा और चेम्सफोर्ड सुधार से प्रभावित किया। ये क्वेश्चन एक आया था ना, आपको देखना पड़ेगा। कांग्रेस का पुनरुद्धार, तो कांग्रेस जहाँ पूरी तरह ख़त्म हो गई थी, तो उसने फिर से उदारवादी और उग्रवादी मतलब नरम दल और गरम दल दोनों को मिलाने का काम किया। आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया आयाम, तात्कालिकता की भावना दी, देशभक्ति का माहौल बनाया और युवाओं को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रभावित किया और स्वराज्य को एक घरेलू नारा बना दिया। ठीक है, अब आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, वो था लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, तो क्या हुआ था इसमें? उदारवादी ये अध्यक्ष थे ना। सबसे पहले तो किसी भी अधिवेशन को आप पढ़ोगे ना, तो आप ये याद रखिएगा कि कौन सी ईयर में हुआ था। जैसे मैंने बोल दिया लखनऊ अधिवेशन, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे वो याद रखेंगे, वो थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, क्योंकि इससे क्या है, आपका सामने वाले को अगर ये लिखोगे तो पता चल जाएगा कि भाई इसको कुछ तो आइडिया है मेंस में। और प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन यहीं से पूछता है। गलत दे दिया रहेगा, बोलेगा कि इसके अध्यक्ष नेहरू जी थे ऐसे करके। तो अगर आपको पता है कि इसके अध्यक्ष जो थे अंबिका चरण मजूमदार हैं, तो आप इस स्टेटमेंट को पहचान पाओगे। सूरत में 1907 के विभाजन के बाद उदारवादी और उग्रवादी फिर से जुड़े इस आंदोलन में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन एक ही स्थान पर आयोजित किए गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करने पर सहमत हुए। तो ये कुछ मुख्य कार्य हुए थे। दोनों जो गरम दल नरम दल है वो साथ आए, और जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस थे वो भी साथ आने को तैयार हुए। पुनर्मिलन को सुगम बनाने वाले फैक्टर कौन थे? मतलब इसको जो ये हो रहा है ना पुनर्मिलन, आपका गरम दल नरम दल मुस्लिम लीग कांग्रेस, क्या फैक्टर हैं? तो पहला था पुरानी विवादास्पद बातें अब अर्थहीन हो गई, जिसके लिए लड़ रहे थे, बंगाल का विभाजन वाला। दोनों समूहों ने महसूस किया कि विभाजन से राजनीतिक निष्क्रियता आई है। किन दो ग्रुपों ने? आपके नरम दल और गरम दल ने। उनको लगा कि भाई हम लोग डिवाइड हुए हैं तो अर्थहीन हो गए हैं, हम लोग यूनाइटेड थे तो थोड़ा महत्व था, अंग्रेज भी डरते थे हमसे। तिलक ने सरकार के उखाड़ फेंकने के बजाय प्रशासनिक सुधार के लिए समर्थन घोषित किया। तिलक भी थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, है ना। उस टाइम बोलते थे सर क्या ब्रिटिश को फेंक देंगे उखाड़ के, अब बोल रहे हैं भाई अब स्वशासन दे दो। तिलक ने हिंसा के कृत्यों की निंदा की। मतलब तिलक भी बता रहा हूँ ना कि हिंसा के विरुद्ध हो गए थे। गोखले और फिरोज शाह की मृत्यु हो गई थी, तो जो लोग इनको एंट्री देने से मना कर रहे थे नरम दल को, वो पक्ष चले गए, तो इनका पुनर्विलन हो पाया। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस लीग समझौते का विरोध किया था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। लेकिन इस संबंध में असहयोग और खिलाफत जैसे विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलन में मदद की। ठीक है,
मतलब स्टार्टिंग में इनका मना करना था कि भाई ये सब हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो अलग हैं मुस्लिम लीग से, तो समझौता नहीं होना चाहिए, बट हुआ। तो देखिए लखनऊ समझौता की जो कुछ चीज़ें हैं वो पढ़िए। पहला तो समय, यह समझौता ऐसे समय में हुआ जब लीग, जो अब उग्र राष्ट्रवादियों के प्रभुत्व में थी, मुस्लिम लीग, कांग्रेस के उद्देश्यों के करीब आ रही थी और तेज़ी से साम्राज्य विरोधी हो रही थी। जो उस टाइम लीडरशिप थी ना, शौकत अली है आपके, ये जिन्ना थे, ये लोग थोड़े यंग ब्लड थे और वो थोड़े बहुत कांग्रेस की जो विचारधारा से सहमत थे, है ना, और अंग्रेज़ों के विरुद्ध थे। उस टाइम तक तो जिन्ना थोड़ा सपोर्ट कर रहा था, बाद में फिर चलो पाकिस्तान के लिए अड़ गया। नेक्स्ट है संयुक्त मांगे। सरकार को घोषणा करनी चाहिए कि वह शीघ्र ही भारतीयों को स्वशासन प्रदान करेगी, ये उनका पहला डिमांड था। ठीक है, संयुक्त डिमांड मतलब जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस की डिमांड मैच कर रहे थे। सेकंड, विधान परिषदों का निर्वाचन बहुमत और अधिक शक्तियों के साथ विस्तार किया जाना, और वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वहाँ पे आधे सदस्य हैं वो भारतीय होने चाहिए। तो इन कुछ बातों पे जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो थे वो उनकी सहमति बनी। ठीक है, इसलिए समझौता हुआ। समझौता क्या हुआ, जबकि लीग कांग्रेस के साथ संयुक्त संवैधानिक मांग प्रस्तुत करने पर सहमत हुई, कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन मंडलों पर लीग की स्थिति को स्वीकार किया। तो क्या हो गया, जो मुस्लिम लीग है उसने कांग्रेस की एक बात मान ली कि चलो भाई हम लोग जो भी डिमांड करेंगे मिलके करेंगे, संवैधानिक तरीके से करेंगे, और कांग्रेस ने ये मान लिया कि चलो आपको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, ठीक है, आपके लिए पृथक इलेक्टोरेट दिया जाता, मतलब स्वीकार करते हैं जो अंग्रेजों ने, मतलब ब्रिटिश लोगों ने दिया है। ठीक है, इस संबंध में आने वाले वर्षों में असहयोग और खिलाफत के लिए मदद मिली। तो ये जो समझौता हुआ ना मुस्लिम लीग और इसमें, तो एक ग्राउंड बना जो बाद में फिर जो खिलाफत आंदोलन है उसमें मदद करी, है ना, वो आने वाले टाइम में पढ़ेंगे हम लोग। मुस्लिम लीग की स्थिति में बदलाव क्यों हुआ, तो मुस्लिम लीग की स्थिति में बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि जो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज़ थी वहाँ पे अंग्रेज लोग लगातार युद्ध कर रहे थे, और क्या था, जैसे बाल्कान का युद्ध है, बाल्कान कुछ देशों का समूह है यूरोप में, इटली के साथ युद्धों में तुर्की की मदद करने से ब्रिटेन के इनकार ने मुसलमानों को क्रोधित कर दिया। एक सेकंड, इसको यहीं छोड़ते हैं। ब्रिटेन रिफ्यूजल टू हेल्प टर्की इन वॉर ऑफ, मतलब ये जो इटली के साथ जो युद्ध हो रहा था, तो तुर्की में जानते हैं उनके खलीफा रहते हैं ना मुसलमानों के, तो उसमें फिर मना कर दिया ब्रिटेन ने कि भाई हम तुर्की की मदद नहीं करेंगे, तो उससे मुसलमान क्रोधित हो गए। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, किसने किया, वो जॉर्ज पंचम ने, तो उससे भी मुस्लिम नाराज़ हो गए। अलीगढ़ विश्वविद्यालय खोलने से मना कर दिया था उस टाइम अंग्रेज़ों ने। युवा सदस्य जो थे वो थोड़े बहुत अलग विचारधारा के थे। लीग के युवा सदस्य अधिक साहसिक और राष्ट्रवादी राजनीति की ओर मुड़ रहे थे, और अलीगढ़ स्कूल के सीमित राजनीतिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, लीग के कलकत्ता अधिवेशन 1912 में लीग को भारत के उपयुक्त स्वशासन की व्यवस्था के लिए उप समूहों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध किया था, बशर्ते वह भारतीय मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए इसके मूल उद्देश्य के संघर्ष में ना आए। मतलब इन्होंने भी 1912 में देखा कि भाई स्वशासन की डिमांड करनी चाहिए। लीग के बदलाव में अतिरिक्त कारण क्या क्या थे, यही सब चीज़ें हैं। कांग्रेस के समान स्वशासन पे एग्री हुए। यंग पार्टी, जो नए युवा मुसलमान थे वो क्रोधित थे सरकार से। और मीडिया का दमन, मौलाना आज़ाद के अल हिलाल और मोहम्मद अली के कॉमरेड को दमन का सामना करना पड़ा, तो फिर इसके चक्कर में ये लोग गुस्सा हुए। इससे यंग पार्टी के बीच साम्राज्य विरोधी भावनाएं पैदा हुई। अली बंधुओं मौलाना आज़ाद, हजरत मोहानी को नज़रबंदी का सामना करना पड़ा। तो इस सब के चलते थोड़ी मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस के नज़दीक आई। लखनऊ समझौते के कुछ नकारात्मक परिणाम हैं और कुछ सकारात्मक हैं। ठीक है, तो सबको आप याद रखेंगे। पहला तो ये है कि अलग अलग राजनीतिक इकाइयाँ, मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस जो थी, अलग अलग राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी। द्विराष्ट्र सिद्धांत, तो आगे जाके ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वो कारण बना आपके द्विराष्ट्र का, जो बाद में डिवाइड होता है ना आपका पाकिस्तान और भारत। तो लखनऊ समझौता भी एक मतलब समझौते के कुछ नकारात्मक परिणाम हैं। और तीसरा क्या है, अभिजात वर्ग का समझौता। तो दोनों ही जो लीग आई, इन्होंने क्या करा,
खुद तो बड़े वर्ग के तौर पे समझौता हो गया, बट ग्राउंड लेवल पे समझौता नहीं होता। ग्राउंड लेवल पे मतलब वहाँ पे हिंसा भटक भड़क गई, कहाँ पे, बिहार, यूपी और बंगाल में। तो इससे क्या समझ में आया कि पार्टी ने तो भले सुलह कर ली है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने, बट ग्राउंड लेवल पे अभी भी लोग डिवाइडेड हैं, है ना। ज़मीनी लोग के बीच समझौता नहीं हुआ था, ज़मीनी कार्यकर्ताओं के बीच। लखनऊ समझौता की सकारात्मक क्या है? अल्पसंख्यक चिंताएं, कांग्रेस ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसको माना, तो ऐसा लगने लग गया कि वो अल्पसंख्यक के लिए थोड़े चिंतित हैं। जन उत्साह काफ़ी व्यापक, मतलब लोग जो थे उदासीन थे कि भाई हमारी पार्टी वीक हो गई है, या फिर जो आंदोलन है ठंडा पड़ गया है, तो वो लोग के बीच जन उत्साह उमड़ बैठा। लीग का समर्थन प्राप्त हुआ। लीग ने किसको, आपके होम रूल लीग मुस्लिम लीग का समर्थन प्राप्त हुआ। और सरकार की जो प्रतिक्रिया थी उनको विवश होना पड़ा कि चलो अब सब मिल के स्वशासन मांग रहे हैं, तो स्वशासन के लिए कुछ हमें घोषणाएं करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा ना, मोंटेग्यू की अगस्त में ये जो घोषणा की थी, पर आया है प्रश्न, इसका आंसर मैं इसमें इंक्लूड नहीं किया हूँ, देखता हूँ अगले चैप्टर में कर दूँ। अब ये कुछ जो गतिविधि हमने पढ़ा उसका एक समरी है। तो ये सारे जो इवेंट हैं उनको याद रखेंगे, मार्लेमेंटो, दिल्ली दरबार, गदर, होम रूल और लखनऊ समझौता। कुछ क्वेश्चन आए हैं उनको आप देखेंगे, जैसे कि होम रूल आंदोलन का प्रेरणा स्रोत क्या था आपके जो आयरिश स्वशासन की जो नीति थी वही इनके प्रेरणा स्रोत थे। मुख्य उद्देश्य बता देंगे, और जो इस साल आया था क्वेश्चन 1916 की लखनऊ संधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसके आंसर यहाँ मिल जाएंगे आपको। ये आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित था, कौन सा, होम रूल आंदोलन। और क्या चाह रहे थे वो, वहीं से प्रेरणा स्रोत लिए थे, क्योंकि एनी बेसेंट वहीं की थी। एनी बेसेंट जैसी नेता जो कि स्वयं आयरिश मूल की थी, सेल्फ रूल के लिए, मतलब सेल्फ रूल की डिमांड की इंडियन के लिए, उसी तरीके से जैसे आयरलैंड में है। उसके बाद आते हैं होम आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। पहला तो स्वशासन प्राप्त करना, दूसरा है राजनीतिक जागरूकता पैदा करना, और 2-4 और हैं, ठीक है, तो इन सबको आप ऐड करेंगे। पॉलिटिकल एजुकेशन देना था, ठीक है, आपका स्वशासन के लिए डिमांड करना था, और जो आंदोलन ठंडा हो गया था उसको तेज़ी लानी थी, ठीक है। जो दोनों डिवाइड थे आपके, ये आपके नरम और गरम दल, उनके बीच उन दोनों को जोड़ना, ऐसे बहुत सारे नियम थे। लखनऊ संधि जो हमने पढ़ा उसके प्रावधान पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब था। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे 1970 गांधीवादी युग, है ना, क्योंकि गांधी की एंट्री हो जाएगी यहाँ पे।